हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज कक्षा 11 के समाज शास्त्र का चौथा चैप्टर संस्कृति और समाजीकरण के बारे में बताऊंगा मैं। तो आपको जो है, जैसा कि आपका चैप्टर जो है संस्कृति और समाजीकरण, तो संस्कृत क्या है और समाजीकरण क्या है, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो इससे पहले हम जो है सबसे पहले क्या जानेंगे, संस्कृत का अर्थ, कि संस्कृत का अर्थ क्या होता है। संस्कृत के बारे में हम बताएंगे आप लोगों को कि संस्कृत जो है क्या चीज। संस्कृत शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जैसे कि सम और कृति। सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है अच्छा, और कृति का अर्थ क्या होता है? करना। तो इस प्रकार से संस्कृति शब्द का अर्थ क्या हुआ? अच्छा करना। इस अर्थ में संस्कार का जो है ये समानार्थक शब्द है। संस्कृत शब्द जो है ये संस्कार का समानार्थक रहता है। तो संस्कार क्या होता है? जैसे कि हिंदू जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक में अनेक संस्कार होते हैं, जिससे कि जो इन संस्कारों के जरिए जीवन जो है वह परिशुद्ध करना होता है। व्यक्ति की आंतरिक व बाह्य क्रियाएं जो है संस्कारों के ही अनुसार होती है, जिसको कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संस्कार को अंग्रेजी में हम संस्कार शब्द को कल्चर शब्द कहते हैं, जिसका की अर्थ जो है, जो कि लैटिन भाषा में क्लोर शब्द से जो है ये बना है, जिसका की अर्थ होता है जोतना, अर्थात भूमि पर हल चलाना। तब मध्यकाल में इस शब्द का प्रयोग जो है फसलों के उत्तरोत्तर परिमार्जन के लिए जो है किया जाता था। और इसी संस्कृत के अंतर्गत खेती करने की कला कृषि शब्द से बना, इसी संस्कृत के अंतर्गत बना। परंतु 18वीं और 19वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग जो है व्यक्तियों के परिमार्जन के लिए भी जो किया जाने लगा। जो व्यक्ति परिष्कृत अथवा पढ़ा लिखा होता था उसे क्या कहा जाता था? सुसंस्कृत कहा जाता था। और जिन्हें असंस्कृत जनसाधारण से जो अलग किया जाता था। तो संस्कृत शब्द जो है एक जटिल अवधारणा है। इसमें एक ऐसी व्यवस्था आती है जिसमें कि जो व्यवहार से के ढंग जो है भौतिक अभौतिक परंपराएं, ज्ञान, विश्वास, अविश्वास इत्यादि जो है सम्मिलित होते हैं। संस्कृत सदैव एक ऐसी समग्रता होती है जिसे कि जो है अपनाया जा सकता है। संस्कृत का उपयोग किया जा सके। संस्कृत शब्द ऐसा है जिस पर कि जो विश्वास किया जा सके और जिससे जो है अनेक व्यक्तियों का अधिकार हो सके, जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संपूर्ण जीवन पर जो है निर्भर हो सके, उसे हम क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। जिससे के अंतर्गत, संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती, जैसे कि दैनिक जीवन में पढ़ाई जाने वाली चीजें, समस्त वस्तुएं आ जाती हैं, जिससे कि कुछ व्यवहार जो अर्जित किया जा सके। तो संस्कृत वह व्यवस्था है जिसका कि प्रयोग जो विशिष्ट समाज के द्वारा होता है, जिसमें मनुष्य भौतिक, मानसिक और प्राणी शास्त्रीय रूप से जो कुछ पर्यावरण से सीखता है उसी को जो है संस्कृत कहा जाता है। संस्कृत में जो है समस्त रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियां इत्यादि ये सब चीजें आ जाती हैं, चाहे वह कल्याणकारी हो चाहे वह कल्याणकारी ना हो, लेकिन फिर भी वह सब संस्कृत के अंतर्गत ही आती है। अब इसके बाद अगला जो है हम आएंगे, देखेंगे अब क्या है संस्कृत की परिभाषा, कि संस्कृत की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में भी जो है हम थोड़ा जान लें। तो समाज शास्त्र में कुछ समाजशास्त्री भी हैं जिन्होंने संस्कृत की परिभाषा के बारे में उन्होंने परिभाषित किया है, बताया है कि नहीं संस्कृत की परिभाषा जो है कैसे होती है। जैसे कि आपके ईवी टाइलर के अनुसार
ईवी टायलर समाजशास्त्री हैं, उनके अनुसार क्या है कि संस्कृति वह जटिल समावेशिता है जिससे ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा और ऐसी ही दूसरी क्षमताओं और आदतों का समावेश होता है, जिससे मानव समाज के सदस्यों के रूप में ज्ञान जो है प्राप्त करता है। तो ये कौन, इसको जो है ईवी टायलर ने प्राइमिटिव कल्चर नाम की पुस्तक में उन्होंने इसका समावेश किया है, बताया है इसके बारे में। अब इसके बाद दूसरे भी समाजशास्त्री हैं, रॉबर्ट बी स्टीड के मतानुसार संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वे सभी ढंग सम्मिलित होते हैं जिन पर हम विचार करते हैं, वह कार्य करते हैं, और वह सब कुछ जो समाज के सदस्य होने के नाते हम अपने पास रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें संस्कृत कहा जाता है। इसके बाद अगले हमारे समाजशास्त्री हैं आर्यम मैकाइबर और C.H. पेज, जिन्होंने की जो है एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस नामक पुस्तक में उन्होंने इसका वर्णन किया है कि संस्कृत हमारे नित्य प्रतिदिन के रहन सहन, साहित्य, धर्म, कला, मनोरंजन और आनंद में पाए जाने वाले विचारों के ढंग में हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति है। इसके बाद अगले हमारे समाजशास्त्री कौन है, A.L. क्रोबर और साइलेन क्लूखोन नाम के समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने की जो है संस्कृत के बारे में बताया, लिखा, उसकी परिभाषा उसकी जो है बताया कि संस्कृति व्यवहार के स्पष्ट एवं अस्पष्ट प्रतिमानों से बनती है जो कि मानवीय समूहों को विशिष्ट उपलब्धियों के रूप में जो है प्रतीकों द्वारा प्राप्त किया जाता है और हस्तांतरित होता है रहता है, उसी को जो है संस्कृत कहा जाता है। तो ये हमारे चार जो कि समाजशास्त्री थे, इन्होंने जो बताया कि नहीं संस्कृत की जो परिभाषा क्या होती है। अब इसके बाद जो है हम अगला जो देखेंगे कि संस्कृत के लक्षण। अब हम जो है इसके बाद जो है संस्कृत के लक्षण के बारे में जो है जानेंगे कि संस्कृत के लक्षण क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे कि आपका प्रश्न आएगा परीक्षा में जो है बहुवी लघु उत्तरी के रूप में जो है या दीर्घ उत्तरी में जो पूछा जा सकता है कि संस्कृत का अर्थ बताते हुए इसके लक्षण की व्याख्या कीजिए या इसका विस्तार से विवेचना कीजिए। तब लक्षण के बारे में आप लोग जो जान लीजिए कि संस्कृत के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि संस्कृत की विभिन्न परिभाषाओं से इनके जो है अनेक लक्षणों और विशेषताओं का आभास होता है, जिसमें से कि प्रमुख लक्षण जो है निम्नलिखित है। जैसा कि जो है इसके बाद जो है लक्षण में आइए, तो पहला लक्षण आपका जो है कौन सा होता है, सीखा हुआ व्यवहार। सीखा हुआ व्यवहार। तो संस्कृत जो है वंशानुक्रमण के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि व्यक्ति जो है
समाज में ही रह करके जो है सीखता है, संस्कृत के बारे में जानता है। ये मतलब नहीं है कि जो हमारी एक पीढ़ी ने अगर जो इसके बारे में जानकारी हासिल कर लिया है तो उन चीजों की जानकारी हमें भी हो, ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या है कि संस्कृत वंशानुक्रमण के आधार पर जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है स्थानांतरित नहीं होती है। अपितु व्यक्ति जो है क्या करता है, इसी समाज में रह करके जो संस्कृत के बारे में जानता है, सीखता है। तो संस्कृत की अवधारणा जो है सामूहिक अवधारणा होती है, जिसमें व्यक्ति जो है जन्म से लेकर के उस संस्कृत के बारे में जन्म से लेकर के मृत्यु तक समाज से कुछ न कुछ जो है अवश्य सीखता रहता है। इसलिए समाजशास्त्रियों ने संस्कृत को क्या कहा है, सीखा हुआ गुण, व्यवहार या सामाजिक विरासत माना है कि जो भी है वह सब समाज का ही है। अब इसके बाद अगला हम नंबर 2 पर आएंगे। नंबर 2 पर हमारा क्या है, हस्तांतरणशील। हम इसके बारे में लिख नहीं रहे हैं, आप लोगों को बता दे रहे हैं इस जो है हेडिंग के बारे में कि हमारी हेडिंग पड़ेगी कि हस्तांतरणशील। संस्कृत की चाहे भौतिक हो या अभौतिक, दोनों ही प्रकार की संस्कृत जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है हस्तांतरित होती रहती है। लोग एक पीढ़ी के बाद जो है दूसरी पीढ़ी के लोग भी जो है उस संस्कृत को जो है जानने के लिए, उसके समझने के लिए जो प्रयास करते हैं। तो उसके साधन कौन से हैं जहां की जो है संस्कृत के बारे में, समाज के बारे में बताया जाता है। परिवार जो है, परिवार क्या करता है कि वह समाज के बारे में बताता है, उनको संस्कृत के बारे में बताता है कि कैसे हमको रहना है, किस तरीके से रहना है, किस तरह से व्यवहार करना है, इसके बारे में बताता है। फिर इसके बाद विद्यालय भी जो है उनको यही कार्य करता है। तो इस प्रकार से परिवार, विद्यालय इत्यादि जो है संस्कृत को हस्तांतरित करने का एक साधन है। अब इसके बाद अगला आएंगे, हम हेडिंग नंबर 3 पर आएंगे। तीसरा हमारा क्या होता है, सामाजिक गुण होता है। सामाजिक संस्कृत जो है वह सामाजिक गुणों का ही नाम है। संस्कृत में धर्म, प्रथा, कला व साहित्य या अनेक सामाजिक गुणों का जो है समावेश होता है। और मनुष्य की उसी उपलब्धि को ही संस्कृत माना जाता है जिस व्यक्ति के अंदर धर्म, कला, प्रथा व इत्यादि अनेक गुण जो है होते हैं, उन्हीं को जो है माना जाता है कि नहीं, मनुष्य वह समस्त समाज की जो है भागीदारी जो है उसके अंदर हो गई। संस्कृत जो है अपने समाज के सदस्यों को जो है व्यवहार को नियंत्रित करती है और उनके अंदर क्या लाती है, एक रूपता लाती है। अब इसके बाद हम आएंगे, अगला हमारा होगा हेडिंग आदर्शात्मक। संस्कृत क्या है, यह अगर व्यक्ति के अंदर संस्कृत का निर्माण सामूहिक आदतों एवं व्यवहार करने के जो तरीके होते हैं, इसमें क्या होते हैं, आदर्श नियम मिश्रित होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज का नियम, कानून आदि जो है इत्यादि होते हैं। तो जब तक व्यक्ति के अंदर जो है संस्कृत के अंदर जो है आदर्शात्मक अगर नहीं होगा, व्यक्ति के अंदर जो है नियम नहीं होगा, तो वह व्यक्ति जो है सामाजिक नहीं हो सकता। अब इसके बाद अगला हमारा हेडिंग क्या होगा कि आवश्यकताओं की पूर्ति। मानव की अनेक जैविक सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति कहां से होती है, संस्कृत के द्वारा ही होती है। इसीलिए जो है मर्डाक ने जो है संस्कृत को क्या कहा है, प्रसन्नतादायक कहा है कि जब कोई संस्कृत आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ हो जाती है तो वह नष्ट हो जाती है, वह संस्कृत नहीं मानी जाती है उसको। अगला हमारा हेडिंग क्या आएगा, अनुकूलन की क्षमता। नंबर 6 है हमारा अनुकूलन की क्षमता। प्रत्येक संस्कृत के समय के साथ परिवर्तित होती रहती है या पर्यावरण के साथ अनुकूलन करती है, चाहे वह पर्यावरण भौगोलिक हो या सामाजिक हो, सबके साथ अनुकूलन, सबके साथ मिलकर के जो है संस्कृत जो चलती है और समय के साथ साथ संस्कृत में जो परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी नंबर 7 आएगी, क्या है, संस्कृतियों में भिन्नता। प्रत्येक समाज की अपनी प्रथाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं,
धर्म होता है, विश्वास होता है, कला होता है और ज्ञान होता है। ये सब क्या है, समाज के अंदर जो संस्कृत के ही द्वारा होता है। इसलिए प्रत्येक समाज की आवश्यकताएं जो है वह क्या होती है, अलग अलग होती है। हर व्यक्तियों की आवश्यकताएं जो है वह अलग अलग होती है। अब इसके बाद नंबर 8 आएगा हमारा, क्या होगा, प्रतीकात्मक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता। संस्कृत क्या होती है, एक मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक वास्तविकता होती है। यह केवल अवधारणा मात्र ही नहीं होती है, संस्कृत मानव समाज की एक उपज भी होती है और समाज एक मनोवैज्ञानिक यथार्थ होता है। इसके अतिरिक्त जो है मनुष्य प्रतीकात्मक प्राणी भी होता है। इसके बाद अगला हमारा क्या आएगा, समाजोपरि एवं अधिभौतिक। संस्कृत जो व्यक्तिगत ही नहीं होता है, सामाजिक भी होती है। स्वयं मानव संस्कृत का जो निर्माण करता होता है और निर्मित हो जाने के पश्चात जो है यह समाज एवं मानव के ऊपर एक अधिभौतिक रूप से जो विकास ले लेती है। फिर इसके बाद अगला हमारा क्या होगा, हेडिंग, सर्वभावनिकता एवं मूल्य विहीनता। संस्कृत क्या होती है, एक सर्वभौमिक होती है, जिससे कि चारों तरफ सभी लोगों का विकास हो। कोई भी मानव समूह ऐसा नहीं होता है जिसके पास जो है संस्कृत ना हो। संस्कृत के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति में जो है ऊंच नीच का भेदभाव भी जो है नहीं किया जाता और वह समूह की आवश्यकताओं की जो है पूर्ति करती है। इसलिए वहां रहने वाले, संस्कृत के अंतर्गत रहने वाले व्यक्ति को ही उचित जो है माना जाता है। तो इसी के साथ बच्चों हमने आप लोगों को बताया संस्कृत का, संस्कृत की परिभाषा और संस्कृत के लक्षण के बारे में बताया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों को संस्कृत के स्वरूप के बारे में बताएंगे। तो इसी के साथ जो है आप लोगों का जो है धन्यवाद। जो भी त्रुटियां होंगी, जो भी होगा उसको कमेंट के द्वारा आप लोग जो है पूछ सकते हैं।